हम पैरेलल एक्सिस, हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा कि रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। नॉर्मली जो इनर्शिया होता है जब कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, अगर आप इतना भी सुन रहे हो तो आपके कंफ्यूजन्स इस पार्ट के तो क्लियर हो जाएंगे। जब बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो वहां पर इनर्शिया के लिए जो है वो सिर्फ मास रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, व्हेन बॉडी परफॉर्म्स दिस, तो वहां पर इनर्शिया के लिए क्यों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है? बिकॉज वहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होता है मास और दूसरा क्या होता है बच्चों? What is the second thing? Object from axis of rotation. It is radius, that is distance of the object from axis of rotation. For example, अगर आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका मास है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अक्रॉस वो गोल गोल घूम रहा है, रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, उससे उस एक्सिस से आपका मास कितना दूर है, ये डिस्टेंस भी मैटर करता है। सो विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला। नॉर्मली जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पार्ट सबको क्लियर है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है? Yes. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। क्या हुआ बेटा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप समेशन करते हो तो समेशन करते वक्त कुछ चीजें इस साइड आती है, कुछ चीजें इस साइड आती है एक्सिस के। तो अगर इस साइड आप चीजें लेते हो तो क्या बोलोगे आप? इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाला आप नेगेटिव लेना चालू कर देते हो। अगर आप स्क्वायर नहीं डालते हो तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए स्क्वायर के साथ जाना पड़ता है। शुभम का क्वेश्चन ये था कि मैम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, तो मैंने ये समझाया कि बच्चों अगर आप इसको एक्सेस लेते हो तो ये साइड के सारे मासेस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये साइड के सारे मासेस नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर आप इनको सम कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए। हमको पता है कि कुछ ना कुछ इनर्शिया तो एग्जिस्ट करता ही है, राइट? इसीलिए हम लोग mr² लेते हैं। यहाँ पर सबका कंफ्यूजन क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes. ठीक है, देखो मैं जानबूझ के रिवीजन ले रही हूँ बच्चों की, अगर कोई डाउट है तो आप लोग वो क्लियर कर लो। सो नॉर्मल लीनियर मोशन में सिर्फ इनर्शिया मास की वजह से, रोटेशनल मोशन में इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, मास और रेडियस बोथ। और जो कि हमने फॉर्मूला देखा है कि हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो घूम फिर कर mr² जैसा मिलेगा, जिसमें m इज द मास और r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दिस वेरी मच क्लियर एवरीवन? यस। Yes. ठीक है, आगे फिर हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हमने केटी काइनेटिक एनर्जी प्रूव किया था रोटेशनल मोशन के लिए। सो हमको मिला था काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मली ये रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। अगर लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी होती तो वो होता हाफ एम वी स्क्वायर। सो जैसे लीनियर मोशन के लिए बच्चों, जैसे लीनियर मोशन के लिए हमारा मास काम करता है, वैसे रोटेशनल मोशन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। और जैसे लीनियर मोशन के लिए लीनियर स्पीड का स्क्वायर होता है, वैसे रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर स्पीड का स्क्वायर होता है। और इनर्शिया का तो फॉर्मूला हमको पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनर्शिया? इट इज mr²। ये दोनों ये सारी दोनों बातें क्लियर हुई? रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं और लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों? इज देयर एनी कंफ्यूजन हियर? बिहू सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? यस। ओके, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है या फिर आगे जाओ? श्रावणी बच्चे क्लियर है? यस मिस। तीनों श्रावणी इसको क्लियर है?
जेनिफर ठीक है, Yes, चलो ma'am. बोल बच्चा। मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तो mr स्क्वायर फार्मूला लगाया थे। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालोगे तो मोस्टली आपको मतलब हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। मतलब वो एम पर डिपेंड करेगा और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आगे नंबर्स के चेंजेस हो सकते हैं जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। यस नंबर कुछ भी आ सकता है पर आपको हर बार एम और आर स्क्वायर उसके फॉर्मूले में पक्का दिखेगा, ठीक है। यस ओके, फिर उसके बाद हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। हमने कहा था कि पूरा का पूरा रिंग जो होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है बच्चों। पूरा मास जो होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है और वो डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस ऑफ द रिंग, जिससे हमने निकाला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रहा है और जिससे मेरा रिंग परपेंडिकुलरली ऐसा लेटा हुआ है, उसके लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर। और मैंने बताया था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे हाईएस्ट होता है, इससे बाकी के सारे जो होते हैं इससे छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई सेड? यस मैम। Yes. Yes. उसके बाद हमने डस्ट का यूनिफॉर्म डस्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। सेम मास के लिए मतलब जितना इस रिंग का मास है उतने ही मास का अगर मैं रिंग लू सॉरी डिस्क लू और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन रखूं, मास भी सेम है साइज भी सेम है मतलब रेडियस भी सेम है और मास भी सेम है, फिर भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ मासेस, अब ये डिस्क है ना बच्चों, रिंग तो है नहीं कि पूरा का पूरा एक ही डिस्टेंस पे मास है। डिस्क में क्या होता है मासेस पूरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने ये देखा था कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर हो जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस समझा मैम। बच्चों? Yes, ma'am. Yes. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम रिंग लेते हैं तो जो हम एलिमेंटल रिंग लेते हैं जिसको हमने लेकर सॉल्व किया था, उस एलिमेंटल रिंग का जो एरिया हम लेते हैं, याद आ रहा है आपको? अगर ये थिकनेस dr है और ये रिंग स्मॉल रिंग का डिस्टेंस r है तो इस एलिमेंटल रिंग का जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है किसका? पाई आर डी आर। इस Pi r एलिमेंटल dr. रिंग का जो रेडियस हो जाता जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई आर डी आर, मतलब 2 पाई आर सरकमफेरेंस और हमने उसके थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा कि इस रिंग का एरिया कितना है। और फिर हमने इसी को यूज करके डीएम के लिए हमने इसी को यूज करके हम इस फॉर्मूला पे आए थे और फिर हमको ये पता चला कि अगर हम सेम मास और सेम रेडियस का रिंग और डिस्क ले तो हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें हमने देखा था कि पहले हमारा कौन नीचे आ गया था, डिस्क नीचे आ गया था Disk. क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है मतलब वो अपने आप को जल्दी जल्दी चेंज करने में हेल्प करेगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं करना चाहता। इनर्शिया का मतलब होता है आलसीपना, हिंदी में अगर आप समझो तो, ठीक है। सो इसका इनर्शिया इससे कम है तो ये कम आलसी है इसलिए ये फटाफट नीचे आ गया, और जो ज्यादा आलसी है वो नीचे ही नहीं आना चाहता, वो हमेशा क्या करेगा, वो स्लोली स्लोली चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यहाँ तक यस सबको मैम। Yes. ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट हमने लर्न किया था रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में हमने ये पढ़ा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है कि लेट्स अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज ऐसे फैली हुई है, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ किया और मैंने कहा चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये कुछ का डिस्टेंस दूर है, कुछ का डिस्टेंस पास है, समझो मैंने इसको m1 लिया, ये r1 डिस्टेंस पे है और ये वाला जो पॉइंट है ये दूर है ना। तो सबका रेडियस और सबका मास क्या है, एक जगह पर नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पर r1 है, r2 है, ये आपका r3 ले लो और ये आपका r4 ले लो, ये आपका r5 ले लो। अगर मैं क्या करूं, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया समझो I, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन सारी चीजों को उठाकर ना एक मुट्ठी में बंद कर लूंगी, ठीक है, और क्या करूंगी, एक एक्सिस बनाऊंगी जिससे एक डिस्टेंस पर मैं इसको रखने की कोशिश करूंगी। और बच्चों ये वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पे जब मैं रखूंगी ना,
अभी यहाँ पर ये सब फैला हुआ था, अब मैंने क्या कर दिया है, इसको एक मुट्ठी में बंद कर लिया है और फिर मैं इसको रखना शुरू कर रही हूँ। जिस डिस्टेंस पे मैं इसको रखूंगी और मुझे अगर सेम इनर्शिया मिल जाएगा जो मुझे फैले हुए में मिल रहा था, जब मुझे सेम इनर्शिया मिल जाएगा जो मुझे इसके फैले हुए मासेस में मिल रहा था, उस डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के नाम से जानती हूँ, उस डिस्टेंस को मैं के नाम से जानती हूँ। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? यस मैम। यस, Yes. Yes. ये क्लियर हुआ बच्चों? सबको क्लियर Ma'am. है? बोल बच्चा। रेडियस ऑफ गायरेशन का नीड क्यों है? ऐसे ही कि हम लोग यूनिट मास लेकर भी बात कर सके। मतलब देख बच्चा, जो चीज कंटिन्यूअस है और जिसका जो बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, हम लोग हर बार उसके साथ डील नहीं कर सकते। अगर मैं उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पॉइंट मास लेकर काम करवा दूं तो वो चीजें इजी पड़ जाएंगी। समझ में आया? ये उसका एक सिग्निफिकेंस है। यस मैम, समझा। We can work Yes, with a ma'am. collection of mass together. ठीक है? यस। यस। ये सबको समझा गायरेशन क्या है? जो फैली हुई चीज है उसको इकट्ठा कर कर एक ऐसे डिस्टेंस पे ले जाना है जो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जो ये फैला हुआ डिस्टेंस दे रहा था। वही Hello. डिस्टेंस को हम गायरेशन के नाम से जानते हैं। इसको गायरेशन बोला जाता है, जायरेशन बोला जाता है। दैट इज टोटली ऑन। यहाँ तक सबको चैप्टर का क्लियर है? ये पार्ट ऑफ द Yeah. चैप्टर। Yes. अब कोई कंफ्यूजन नहीं है पक्का इस चैप्टर को लेके एटलीस्ट? यस मैम। हेलो मैम। बोल बच्चा। मैम फिर सारे ऑब्जेक्ट्स में से रिंग का भी रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा ही रहेगा ना, मतलब मैक्सिमम रहेगा, लार्जेस्ट रहेगा? हाँ, अगर आप सेम मास और सेम रेडियस लेते हो ना बेटा, तो रिंग का जो गायरेशन है वो k इक्वल्स टू आर के फॉर्म में आता है। बाकी तो जो गायरेशन है ना बच्चा, वो डिसाइड मतलब डिपेंड करता है कि आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब सारी चीजें पास में ही प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पर जब आप गायरेशन निकालोगे तो उसका भी डिस्टेंस ज्यादा कुछ दूर नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सेम इनर्शिया चाहिए कैसे भी। हमको एक ऐसा डिस्टेंस डिसाइड करना है जिस डिस्टेंस में अगर मैं सारे मास को ऐसे मुट्ठी में बांध लूं और ले जाकर रख दूं, तो ये ऐसे डिस्टेंस पे हमको रखना है कि इसका जो फैले हुए मासेस का जो इनर्शिया रहता है, वही इनर्शिया मुझे यहाँ पर आना शुरू हो जाए। तो अगर मासेस एक्सिस से क्लोज है तो गायरेशन भी क्लोज होगा, अगर मासेस एक्सिस से दूर है तो गायरेशन भी दूर होगा। Are you Yes, understanding? यस मैम। No यस confusion? Should I move ahead with a new topic now? यस मैम। यहाँ पर कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? ओके, एटलीस्ट ये पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लियर रखो कि मेरे को सर्कुलर मोशन का ही आपका सारा मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन क्लियर करने का टाइम मिले। ठीक है, जाओ आगे। यस मैम। यस। Yes. ओके, चल। गायरेशन सबको क्लियर है ना बच्चों? क्योंकि टेक्स्ट बुक रीड करके आपको गायरेशन नहीं समझेगा, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं, दैट इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। गिव द हेडिंग एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना बच्चों, ये काफी ज्यादा मदद करता है फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शियास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम काफी हेल्पफुल होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ठीक है। I am considering a plane laminar, that is a plane body, ठीक है, और I am considering the axis of rotation passing through the center of mass, ठीक है। So basically पहले प्रूफ क्या करना है वो समझा देती हूँ। We need to prove that moment of inertia passing through any of the axis, किसी भी एक पॉइंट से अगर आपका एक्सिस पास हो रहा है, सो उसका जो मोमेंट ऑफ उस एक्सिस के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर वो पैरेलल है आपके मोमेंट ऑफ, अगर वो पैरेलल है आपके सेंटर ऑफ मास से, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से। फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस लेती हूँ, इफ आई टेक दिस एज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और अगर मेरा दूसरा एक पॉइंट है जो जिसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये मेरे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आईसी लूंगी, जिसके थ्रू अगर मेरा एक्सिस पास होता है तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी हो जाएगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट के थ्रू, अगर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया एक्सिस के लिए और उस पॉइंट को के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं आईओ बोलती हूँ, तो इस आईओ का अमाउंट जो होगा वो होगा सिंपली आईसी प्लस एमएच स्क्वायर। रुको मैंने समझाया ही किधर, रुक जाओ। आई सेड कि अगर मैं किसी एक ऐसे पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालती हूँ जिसके अक्रॉस अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं और वो एक्सिस मेरे आईसी के अक्रॉस पैरेलल हो, मतलब अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है, जिस एक्सिस के अक्रॉस मैं निकाल रही हूँ, मतलब मैं ओ के अक्रॉस एक एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ जिसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर वो एक्सिस जिसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आईओ, वो पैरेलल है मेरे उस एक्सिस को जो एक्सिस मेरे सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ठीक है। तो आईओ का जो वैल्यू होगा वो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस आईसी प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अक्रॉस आप निकाल रहे हो, एंड सेंटर ऑफ मास, दिस इज एच। ठीक है, फिर से सुनो, फिर से समझो मैंने क्या कहा। अगर समझो मैं किसी पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ, दैट इज पॉइंट ओ, मैंने पॉइंट के अक्रॉस एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इस एक्सिस के अक्रॉस मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ। अगर जिस एक्सिस के अक्रॉस मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहती हूँ वो एक्सिस अगर मेरे सेंटर ऑफ मास को पास होने वाले एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, वो एक्सिस अगर मेरे सेंटर ऑफ मास को पास होने वाले एक्सिस से पैरेलल है, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट के अक्रॉस वो होगा आईसी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस एक्सिस प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी multiplied by distance between these two parallel lines, square of the distance between these two parallel lines. Is this clear now what I said? समझा? यस यस मैम, वो आई नॉट किधर से भी पास हो सकते हैं ना? आई नॉट के अक्रॉस मैं निकाल रही हूँ, आई नॉट की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ, मतलब मैं ओ के अक्रॉस एक्सिस ड्रॉ कर नहीं मैम, मोमेंट ऑफ मतलब वो इनर्शिया निकाल कौन रही सा हूँ। भी पैरेलल एक्सिस रहेगा ना, ऐसे फिक्स नहीं है ना वो? कोई भी it can be here, it can be here, it can be here, any, just it should be parallel to the axis passing through the center of mass. सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से जिस पॉइंट पे भी आप निकाल रहे हो वो पॉइंट का एक्सिस मेरे इस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, आईसी के एक्सिस को। समझ Yes, आया? यस मैम। समझा ये एक्सिस थ्योरम क्या समझाता है? फिर से सुनो, फिर से सुनो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये समझाता है कि अगर आप किसी भी एक ऐसे पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो जिस पॉइंट से अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं और वो एक्सिस मेरे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से पैरेलल है, तो वो जिस एक्सिस के अक्रॉस मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ दैट इज आई नॉट, वो आई नॉट का वैल्यू जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस के बराबर होगा। इज दिस वेरी क्लियर? यस समझ में आ गया सबको व्हाट आई सेड बच्चों? कोई Yes, ऐसा है ma'am. जिसको इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है? क्या मैं आगे जाऊं? सो देखो हमने रिंग का निकाला था, याद है?
ये मेरा आईसी हो गया, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर समझो मुझे किसी ने बोला कि इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, इसको आई नॉट ले लेते। देखो इसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, राइट? Yes. है ना? सो Yes. हमारा आई नॉट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा MR वो square सिंपली आएगा। होगा आईसी प्लस Yes. MR. टोटल जो मास होगा वो M. और जो डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको h ले लेती हूँ, h का स्क्वायर, सो आईसी के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes. यही थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं अभी। आगे बढ़ू, ये स्टेटमेंट समझ गया सबको क्या प्रूव करने वाले हैं हम? Yes, ma'am. अगर कहीं पे भी पैरेलल कंडीशन मिल गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनके बीच का जो एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस और टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो लेट्स प्रूव इट। चलो आगे जाते हैं, फटाफट प्रूफ करते हैं। अगेन आई एम ड्राइंग द डायग्राम क्योंकि वहां पर मैंने कुछ लिख दिया इस वजह से। ठीक है, इस एक्सिस के अक्रॉस में फाइंड करना चाहती हूँ और ये मेरा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। या लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर जिसके अक्रॉस मेरी बॉडी गोल गोल घूमने वाली है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के अक्रॉस मैं फाइंड करना चाहती हूँ, दैट इज ओ। यहाँ पर एक मास कंसीडर कर लो कि इस मास की वजह से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड लेट्स जॉइन इट। ठीक है, लेट्स जॉइन दिस आल्सो। ड्रॉ परपेंडिकुलर and join this. Name it as this is O, this is C, this is H. ये डिस्टेंस आपका H है। This is, यहाँ से अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ये वो मास है जिस मास के हेल्प से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी। जिस पॉइंट के मास के हेल्प से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाली हूँ, इसको मैं D ले लेती हूँ। दिस इज N एंड दिस मेक्स अ 90 डिग्री। समझ में आया? इस पॉइंट के अक्रॉस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। ये सेंटर ऑफ मास को पास होने वाला पॉइंट है। इस मास के हेल्प से द मास एट पॉइंट डी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, ma'am. Yes. डायग्राम सबको क्लियर है? आई हैव जॉइंड ओडी, आई हैव जॉइंड डीएन एंड आई हैव एक्सटेंडेड जो ये ओसी है उसको मैंने सीएन तक एक्सटेंड किया एंड आई हैव जॉइंड सीडी। ये पार्ट सबको क्लियर है? आगे जाओ। Yes. And the whole body is moving with a constant angular velocity omega. ठीक है, इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं, दिस इज MP एंड दिस इज AD, AB। AB वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास को पास होने वाला है और MP वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अक्रॉस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। ये कोई ड्रॉ कर रहा है क्या मेरे साथ, या मैं आपको नोट्स में ही भेज दूं, आप लोग समझोगे पहले? ठीक है, चलो यू आर ड्राइंग, ठीक है कर लो। ऐसे अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, कंसीडर अ मास DM एट पॉइंट D। मतलब पॉइंट D पर एक मास DM है जिसको लेकर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कैलकुलेशन करने वाली हूँ थ्रू द पॉइंट O। पॉइंट O पे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाली हूँ फ्रॉम द मास एट पॉइंट D, दैट इज DA। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. ओके, नाउ IC क्या वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IC?
ड्रॉ करके हो गया जो भी ड्रॉ कर रहा था? Yes, ma'am. Are you done? Yes. ठीक है, चल अब मुझे इस डायग्राम की कंटिन्यूअसली बहुत जरूरत पड़ने वाली। एक काम करो, सब लोग ये डायग्राम अपने पास ड्रॉ कर ले लो। ये डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है व्हाइल प्रूविंग। सो सब लोग अपने पास ये डायग्राम ड्रॉ करके ले ही लो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। एटलीस्ट हम लोग आज 2 डेरिवेशन खत्म करना है मुझे, जल्दी फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली आपका शायद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। इन द नेक्स्ट लेक्चर योर चैप्टर विल बी ओवर। एक चैप्टर हम सम्स करेंगे एंड देन योर चैप्टर विल बी डन। ये सब लोग ड्रॉ कर रहे हो ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes. I have joined CN, मैंने CN को एक्सटेंड किया है। O मेरा वो एक्सिस है जिसके अक्रॉस मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाली हूँ। C मेरा वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। ओके, मैंने OC का डिस्टेंस h रखा है, C को मैंने एक्सटेंड किया है n तक। ये पॉइंट D है, जिस पॉइंट D के मास को लेकर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। मींस देयर इज अ मास dm एट पॉइंट D जिसको हम अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं। आई हैव जॉइंड OD, आई हैव जॉइंड CD एंड आई हैव जॉइंड DN। हमारा जो IC है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से मास DC सेंटर पे है और इस एक्सिस से मास OD डिस्टेंस पे है। फ्रॉम दिस एक्सिस mass is at distance of CD and from this axis mass is at distance of OD. Is this very much clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है, हो गया सबका ड्रॉ करके? Yes, ma'am. ये पॉइंट लिख लो। कंसीडर अ मास DM एट पॉइंट कैपिटल D। हम एक कैपिटल D पे मास कंसीडर करके सारा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे जाओ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट IC दैट इज सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों जरा डिस्टेंस क्या है, एंड ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस बॉडी है तो आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन, मैंने बताया था। देखो सेंटर ऑफ मास से उस मास का डिस्टेंस कितने दूर पे है, बताओ जरा। MCD square. CD square. CD स्क्वायर। देख लो जरा, Yes. ये Yes. मास, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से मास यहाँ पर है एट पॉइंट D। सो कितने डिस्टेंस पे है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास? CD। सो CD हमको पता square. है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? DM मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज CD का स्क्वायर। ये सबको क्लियर है? Yes. 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 नाउ व्हाट इज I नॉट? I नॉट देखो जरा बच्चों डायग्राम से, क्या होगा I नॉट? कितने डिस्टेंस पे है एट मास आपका मास DM? OD square. OD square. OD square. OD स्क्वायर। ये सबको क्लियर Yes. हुआ? Yes. Yes. इक्वेशन नंबर 1, दिस इज एट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नाउ अगर आप उस OD को ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दैट OD, सो यू विल फाइंड दैट DM को साइड में रखो और OD को अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज OD? OD is simply if you apply a Pythagoras theorem, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम बड़े वाले ट्राइंगल पे लगाते हो, दैट इज टू द ट्राइंगल ODN। ODN दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, सो ODN में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकालते हो तो OD आपका हाइपोटेनियस है। Hypotenuse. Hypotenuse. सो DN ये and DN. OD square will be equals to DN square plus ON square. Is this everyone clear? Yes. Yeah. ma'am. Yes. Yes, ma'am. It will be simply DN square plus NO square और उसका होल लिखे DM। यहां तक सबको क्लियर है?
Yes. Yes. Using Yes. Pythagoras theorem in triangle ODN. ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं. अच्छा, now just look at NO. NO को जरा देखो तो. OC plus CN आएगा. OC plus CN. C plus CN. OC plus CN आएगा, right? Okay, so let's write it. I naught is equals to DN square वैसे ही रहने दो, प्लस ये आपका हो जाएगा OC plus CN the whole square, the whole multiplied by DN. ठीक है, next is what? I naught is equals to A plus B the integral whole of square. A plus B the whole square. DN square को ऐसे ही रहने दो. अब ये आपके ऊपर A plus B the whole square का फॉर्मूला लगा दो. OC square plus 2 times OC CN. CN, मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ कि CC का कंफ्यूजन ना हो. OC CN plus CN the whole square multiplied by DN. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Okay. Now let's move ahead. अब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरा DN क्या है? जरा देखो फ्रॉम द डायग्राम. व्हाट इज DN? DN ये डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली कोई बातें तो यहाँ पर हो नहीं सकती, पर OC मेरा H है, राइट? OC Yes. इज H. ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये कि जब आप समेशन अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई अ समेशन, ठीक है? सो बेसिकली पहले चलो नाम लिख के ले लेते हैं. सो ये आपका हो जाएगा DN प्लस CN स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखो, CD square आएगा. CD square. DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. CN square. DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. CD square. CD square. CD square. छोटा वाला पाइथागोरस, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है. DN Yes. स्क्वायर प्लस CN Yes. स्क्वायर विल बी CD स्क्वायर. ठीक है, सो मैं DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर की जगह पर मैं सिंपली CD का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, प्लस ये हो गया आपका OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC into CN the whole multiplied by D. यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ये CD स्क्वायर कैसे आया? DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा. चलो अभी सब जगह इंटीग्रेशन लगा देते. CD स्क्वायर DM OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ OC CN D. यहां तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. अब अगर CD स्क्वायर DM बोलो तो इट वो IC होगा. बेसिकली क्या आ गया? IC, है ना? Yes. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट? OC को H पुट OC करने की का जगह H OC square को M H मिलेगा. पुट कर सकते हो, Yes. Square M मिलेगा. तो इट इज H स्क्वायर DM. अब Yes. ये वाली बात जरा ध्यान से समझो, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है? अभी ये देखो, ये OC है, ठीक है? ये तो मेरा H हो जाएगा, और ये CN है. अब जितने पॉजिटिव साइड्स ये साइड होंगे CN के, जब आप समेशन करोगे तो CN का उतना ही नेगेटिव साइड इस एक्सिस के अक्रॉस भी होगा. मतलब अगर ये समझो CN 1 2 3 तक है, तो जब आप उसका समेशन करोगे तो उतने पूरे डिस्टेंस के बारे में आप बात करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो और ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, दोनों साइड में. अगर यहाँ पर +3 है और आप समेशन करते हो तो यहाँ पर +3 होगा और यहाँ पर -3 होगा. समेशन का मतलब होता है जितना लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा उतना ही राइट हैंड साइड में भी एडिशन होगा, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है. दिस इज योर सेंटर ऑफ मास. सो जितनी चीजें जितने नंबर CN के ये साइड पॉजिटिव होगा
उतना ही नंबर Cn का ये साइड नेगेटिव होगा। और समेशन जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस और प्लस बनकर ये टोटल Cn का जो वैल्यू है वो क्या चला जाएगा, वेर इट विल गो, Zero. Zero. इसकी वजह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ मैंने क्या कहा, समझो जरा बात को बच्चों। याद है मुझे अभी शुभम ने पूछा था कि मैम हम लोग स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग mr स्क्वायर। मैंने फिर उसको बताया था कि बच्चा अगर ये सेंटर ऑफ मास है, जितना r ये साइड में पॉजिटिव होगा उतना ही r ये साइड में नेगेटिव होगा। अगर मैं सिर्फ r लेती हूँ तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगी ये साइड का पॉजिटिव r और ये साइड का नेगेटिव r कैंसिल हो जाएगा और मुझे वैल्यू 0 मिलने लग जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाइड है कि Cn जितना ये साइड में पॉजिटिव है, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करती हूँ दूसरे साइड में जितना प्लस Cn होगा उतना ही माइनस Cn होगा। इंटीग्रेशन होते ही प्लस Cn और माइनस Cn ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, व्हाट दे विल डू, कैंसिल कर Cancel जितना कर प्लस देंगे। Cn होगा उतना ही ये साइड पे क्या होगा, माइनस C1 हो, माइनस Cn होगा। तो प्लस Cn और माइनस Cn इंटीग्रेशन करने की वजह से क्या हो जाएंगे, व्हेन वी विल इंटीग्रेट हमको प्लस Cn और माइनस Cn ये दोनों मिलकर वैल्यू 0 कर देंगे। एंड हेंस वी आर प्रूविंग I naught is equals to IC h square इंटीग्रल ऑफ dm, ये छोटा dm था, Capital जैसे M. इंटीग्रेशन करोगे आएगा। कैपिटल M आ जाएगा। आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ये कंसेप्ट सबको समझा, y is going to 0, समझ में आया। यस मैम। जितना Yes, इस ma'am. एक्सिस के जितना इस एक्सिस के इस साइड प्लस Cn है इंटीग्रेशन करते समय उतना ही एक्सिस के इस साइड माइनस Cn कंसीडर किया जाएगा और जब दोनों इंटीग्रेशन की वजह से ऐड होंगे तो प्लस Cn माइनस Cn को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, ma'am. Yes. So this is the proof for parallel axis theorem कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो जिसका एक्सिस आपके सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होने वाले मोमेंट एक्सिस से पैरेलल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आता है IC, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस सेंटर ऑफ मास, प्लस उसके स्क्वायर का, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द टोटल मास। ये प्रूफ में किसी को डाउट है तो एक बार अच्छे से देख लो। अगर कुछ डाउट, कोई स्टेप आप अपना डायग्राम कंपेयर करते हुए जाओ, कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो पूछ लो, फिर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप मैम, क्लियर है थोड़ा जितना नीचे पेज में दिख रहा है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग योर डायग्राम। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बच्चे पूछ लो, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ। मैम सब लोग रिलेट कर रहे हो ना? बोल बच्चा। मैम मैम बोल। ओडी और सॉरी हाँ ओडी एंड सीडी वो सेंटर ऑफ मास है या फिर मतलब हम लोग वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं या फिर सेंटर फ्रॉम सॉरी ये डिस्टेंस देख। फ्रॉम एक्सिस ले रहे हैं? दोनों है, देख ये CD जो है ये सेंटर ऑफ मास से उस मास का डिस्टेंस है, दिख रहा है, कैन यू सी? यस। और OD जो है ये किससे डिस्टेंस है, आपके ये वाले एक्सिस, मतलब CD उस मास का ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस है और OD उस मास का ये वाले एक्सिस से डिस्टेंस है। समझ में आया बच्चा? यस मैम, लेकिन अगर हम लोग एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक्सिस से परपेंडिकुलर लेके लेना चाहिए था ना डिस्टेंस। क्यों परपेंडिकुलरली? मेरा मास यहाँ प्रेजेंट है ना बच्चा, मैं अपने मास को यहाँ कंसीडर कर रही हूँ। लेकिन वो एक्सिस तो पूरा है ना, नहीं तो नहीं उससे बच्चा, मतलब स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस लेना चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ हाँ मैं इस पॉइंट पे कंसीडर कर रही हूँ, आई एम कंसीडरिंग माई पॉइंट ओवर हियर। और मैंने जानबूझ के थोड़े एक एंगल पे रखा है, सो दैट आई नीड टू प्रूफ, राइट? मेरे को एक प्रूफ की जरूरत है और मेरे पास अगर एक बार राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा तो मेरे पास प्रूफ लगा पाना, ज्योमेट्री लगा पाना काफी इजी होगा, इसलिए इस तरीके से गया। मुझे समझा आपका क्वेश्चन की मिस? और बेटा तू समझ नहीं रहा है, ये मेरा सा प्लेन है और ये मेरा एक्सिस है, ऐसा है, ये मेरा प्लेन है और ये मेरा एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, ऐसा ऐसा बाहर की तरफ है। सो दिस इज योर एक्सिस बेसिकली, जो इसके अंदर से पास होकर दूसरे साइड से निकल रहा है, और ये आपका प्लेन है।
यस मैम समझ गया। सो ये जो है ये पूरा आपके बॉडी के ऊपर बनाया हुआ डायग्राम है और ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है जो आपके बॉडी से एंटर करके बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसा कुछ। ये आपका एक्सिस है और ये आपका बॉडी है और इस पॉइंट डी पे रखा गया है जिससे हम लोग पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो समझा? यस ये 3D डायग्राम नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक्सिस ऐसा पैरेलल इस सरफेस पे ही ड्रॉ किया हुआ है। नहीं, ये एक्सिस से आपका प्लेन ऐसा परपेंडिकुलर है ऐसा, और ये एक्सिस ऐसा जा रहा है, उसके अंदर से एंटर करके दूसरे साइड से निकल रहा है। समझ में आया? यस मैम मीन्स अगर पॉइंट डी एक्सिस पे होता है, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे होता है, तो 0 हो जाता है ना आईसी। अगर ये पॉइंट डी यहीं पर होता तो ऐसा Yes. बोल रहे हो ना, Yes. तो फिर तो पॉइंट डी यहीं पर होता तो फिर आप समझ जाओ, फिर अगर पॉइंट डी यहीं पर है तो एच तो वही हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये अलग से कुछ फिर आप पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आप तो आईसी के अक्रॉस ही फिर जा रहे हो, जो मास है आपका यहीं पर हो रहा है, तो उसके अक्रॉस उसके हिसाब से आप फिर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर देते हैं जो भी है। आईसी H 0 हो नहीं। जाएगा। यस, मीन्स में सिर्फ एमएच स्क्वायर आएगा ना, आईसी तो 0 हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप Yes. आईसी के अक्रॉस की बात Yes. कर रहे हो। यस ये सबको क्लियर हुआ? डेरिवेशंस देख रहे Yes. हो? ठीक है, देख यस लो, जल्दी करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई नीड टू प्रूव द अनदर थ्योरम। एंड हुआ तो एक दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, थियोरी ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप आपको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेट कर पा रहे हो डायग्राम के साथ बच्चों? यस मैम यस Yes. यस मैम। ये कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, ये जीरो क्यों हुआ, प्लस सीएन और माइनस सीएन की वजह से। मैम मतलब वो इंटीग्रेशन आगे का भी कैलकुलेट करते हैं उतने ही पीछे का भी कैलकुलेट करके समेशन देते हैं। यस यस, ये हमेशा होता है जब आप सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है लेट्स से, तो जितना पॉजिटिव साइड ये साइड होता है उतना ही नेगेटिव साइड ये साइड होता है। और जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो ना सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, आपको हमेशा वो चीज जीरो दे देती है, ऑलवेज इट गिव्स यू अ जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव साइड होता है उतना ही नेगेटिव साइड होता है, तो ओवरऑल आपका जीरो चला जाता है। इसीलिए जब आप इनर्शिया निकालते हो तो आप स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लेते हो कि ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव होने की वजह से समेशन होते वक्त जीरो ना आए, हमको टोटल वैल्यू मिले कि भाई पूरे बॉडी की वजह से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। यस मैम समझा। सबने देख लिया डेरिवेशन? क्लियर है? Yes. यस Yes. यस देविका समझ में आया है? देविका है बैच में? Yes, miss. क्लियर हुआ है? हाँ. आगे जाओ, चलो अभी नेक्स्ट प्रूफ के साथ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रूफ इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Again, I am considering a laminar body. ओके, अब परपेंडिकुलर एक्सिस बॉडी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके तीन एक्सिस है और वो तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो आपका जो वन ऑफ द एक्सिस होगा उसमें से उसका उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस अनदर टू परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज Ix प्लस I1। ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि जो भी मोमेंट, अगर आपके पास तीन एक्सिस है और तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस वन एक्सिस विल बी एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द रिमेनिंग टू एक्सिस। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया
Z एक्सिस जो होगा वो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस y एक्सिस का एडिशन होगा. इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? Yes. सो अगर आपका मोमेंट, अगर आपका एक्सिस परपेंडिकुलर है बाकी के दो एक्सिस से, तो इट विल बी सिंपली उस एक्सिस के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी के दोनों एक्सिस के अक्रॉस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा. इज दिस वेरी मच क्लियर? ठीक है, चलो इसको जरा प्रूव करके ले लेते. लेट अस कंसीडर द पॉइंट एट P. जिस मास को कंसीडर करके हम सारी बातें करने वाले हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दो. ठीक है, अब अगर समझो इस पॉइंट से अगर आपको इस डिस्टेंस जाना है, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको मैं N बोल देती हूँ. दिस इज माई O, दिस इज माई M. इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर करोगे गोइंग फ्रॉम P टू N? मींस OM कवर. हम P टू N कौन से PN एक्सिस के क्रॉस चलोगे कि N पॉइंट पे पहुंच जाओगे? X X axis. मतलब द डिस्टेंस इज X हियर. डू यू एक्सेप्ट दिस? मतलब इस P पॉइंट से N पॉइंट का डिस्टेंस X है, और इस P पॉइंट से M पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? Y. Y. मतलब अगर P से M की तरफ जाऊं तो इट विल बी Y. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, सो मैम रिपीट करो ना. फिर से बोलती हूँ. देखो, आप पॉइंट P पे हो, ठीक है, आपको पॉइंट N पे जाना है, तो आप ऐसे ऐसे चलना चालू करोगे. किसका रेफरेंस लेकर चल रहे हो? कौन से एक्सिस का रेफरेंस लेकर चल रहे हो? बोलो. X axis. X axis. यहाँ चले यहाँ चले, तो इसलिए ये X डिस्टेंस पे है. ऑन द Y एक्सिस जाने के लिए आपको X डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और वहीं पे अगर यहाँ से इस पॉइंट से आप चलना चालू करो और आपको यहाँ पहुंचना है, तो किन से कौन से एक्सिस का रेफरेंस लेकर चल रहे हो? Y axis. बोलो. Y एक्सिस. मतलब P से M का डिस्टेंस Y है और P से N का डिस्टेंस X है. Yes मैम. समझा है? बोल बच्चा. बाकी लोगों को क्लियर है? Yes. क्या बोला? Yes. Yes मैम. ठीक है, चलो. सो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसीडर a mass at point P. ठीक है, सो डिस्टेंस P टू N मतलब Y एक्सिस के अलोंग जाने के लिए I need to cover a distance of X, and PM is Y. ये सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes. just look at the triangle and tell me कि अगर मैं ये ट्राइंगल देखती हूँ, इस पॉइंट का Z एक्सिस से जो ये जो पॉइंट P है उसका Z एक्सिस से डिस्टेंस ये हाइपोटेनियस होगा. Yes, ma'am. Yes. Yes. So OP का स्क्वायर is equals to X square plus OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर. Yes. X square plus Y square हो जाएगा. Under root of X square plus Y square. Yes, yes. So here OP is to under root of X square plus Y square. ठीक है. Yes. अभी नेक्स्ट X एक्सिस के क्रॉस देखो जरा. This is moment of inertia along X axis, right? So Ix equals to, अगर मैं Ix एक्सिस लेती हूँ तो X एक्सिस से मेरा पॉइंट P कितने दूर पर है? Y. X एक्सिस से y दूर पे है. So Ix is your simply y square into dm. Yes. मानते हो? yes. ठीक है. Yes. ये Yes. सबको क्लियर हुआ? X एक्सिस से मेरा पॉइंट
y डिस्टेंस पे है, सो मेरा ix जो होगा y स्क्वायर इंटू dm होगा, Yes. और y एक्सिस के अक्रॉस अगर आप देखते हो कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, तो कितना दूर है, OX h इज द डिस्टेंस, X. x, सो iy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ले x लेते हैं, square dm x square x dm. स्क्वायर dm, है ना। तो Yes. iz मेरा जो होगा that will be simply iz तो मेरा OP डिस्टेंस पे था, तो OP का स्क्वायर ले लूंगी, तो x स्क्वायर x square plus plus y y square square into dm dm. है ना। और iz अभी हमने देखा x स्क्वायर dm y स्क्वायर dm ix plus iy iz इज इक्वल्स टू x स्क्वायर dm हमारा iy था और y स्क्वायर dm हमारा ix था, so that is iz is basically ix plus iy. ये सबको क्लियर है? एक बार और Yes. देखोगे, Yes. देख लो। Laminar object means a plain body. आपके बुक में एक वर्ड यूज किया है लैमिनर ऑब्जेक्ट, लैमिनर ऑब्जेक्ट मींस अ प्लेन बॉडी ऑफ आर्बिट्ररी शेप। आप डायग्राम से रिलेट करते जाओ। ये सबको क्लियर हुआ बच्चों कि y एक्सिस x डिस्टेंस दूर पर है और x एक्सिस y डिस्टेंस दूर पर है इस पॉइंट P से, जहां पर हम मास कंसीडर कर रहे हैं। Yes. Yes, ma'am. Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No. ये आपके दो इंपॉर्टेंट थियरम्स यहाँ पर प्रूफ हो गए। ये z एक्सिस के लिए है सर, क्या हुआ बेटा? ये सिर्फ z एक्सिस के लिए है, ये वाला है, ये वाला ये थ्योरम z मतलब क्या हुआ? ix को ढूंढने के लिए फिर iz plus iy नहीं? हाँ तो हाँ कर सकते हो, किसी भी एक एक्सिस का एक क्रॉस रहेगा ना तो बाकी के दोनों उसके एडिशन रहेंगे। अगर आप ix लेते हो सो फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, यू विल गो अकॉर्डिंग टू दोस कैलकुलेशंस, ठीक है। सो बेसिकली ये थ्योरम परपेंडिकुलर थ्योरम इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो आप जिस भी एक्सिस को देखो, एक्सिस रखना तो आपका काम है, सिंपली ये सब ऐसा बोलता है कि अगर आपका 3 एक्सिस है और वो 3 एक दूसरे को पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सिस आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये स्टैंडिंग एक्सिस जो है वो म्यूचुअली एडिशन होगा बाकी के दोनों रिमेनिंग एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अगर आप इसको एक्स एक्सिस ले लेते हो तो यू विल से एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू iz प्लस, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी होगा प्लेन के साथ वो एडिशन होगा बाकी के बचे हुए दो एक्सिस। मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाला तो ix iz minus iy होता है। हाँ दैट इज ट्रू। अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस आप इसको ही रखते हो, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेन के ऊपर बैठे हुए एक्सिस है। परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है? ये वाला है, समझ में आ रहा है? सो ये थ्योरम ये बोलता है कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, ये समझो मेरी बात को, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बाकी के जो बचे हुए दो एक्सिस हैं जो प्लेन के ऊपर सोए हुए हैं उन दोनों के अक्रॉस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा, दैट इज ix एंड iy। देखो ये इसके ऊपर ऐसा लेटा हुआ है ये दोनों, और ये इससे परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, मतलब ये ऐसा है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और आपका z एक्सिस है बाहर की तरफ। तो ये जो बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा। इज दिस वेरी मच क्लियर? नहीं सर, दो Yes, ma'am. ix का क्या हुआ बेटा?
फिर से बोल। दो फॉर्मूला बनेगा ना, तो आई जेड माइनस आई वाई और एक आई जेड प्लस आई वाई। ये देख, अगर तू x को परपेंडिकुलर कर देता है, इफ यू कीप योर x टू बी परपेंडिकुलर, बाकी दोनों को सुला देता है, तो योर ix विल बी सिंपली iz प्लस iy। यस। समझा? बट अगर तू z को परपेंडिकुलर रखता है और ix और iy प्लेन पे सोए हुए हैं, तो सिंपली फिर तेरा, अगर तुझे ix चाहिए तो तेरा iy यहाँ चला जाएगा, iz माइनस iy विल गिव यू ix। समझा? तो डिपेंड करता है अपने ओरिएंटेशन कैसा रखा है। समझा? तो ये थ्योरम सिंपली ये बोलता है कि जो परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस हो, ये तो मैंने खुद से नाम ले लिया ना कि इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं। इसका बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है उसके अक्रॉस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बाकी के दोनों बचे हुए जो एक्सिस होंगे उनके अक्रॉस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा। दैट्स ऑल। तो फोकस आपका परपेंडिकुलर वाले पे रहना चाहिए कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है। अगर मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया होता, मैं नाम अब चेंज कर रही हूँ, इसको मैंने ix ले लिया होता, इसको iy और इसको iz, तो ये क्या बोलता है, ये थ्योरम क्या बोलता है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी के दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा। तो इसका मेन फोकस परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, यस। इसीलिए इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। यस मैम। मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये आपके प्लेन से ऐसा परपेंडिकुलर है, ऐसा इसके बीच में देखो 90 डिग्री बनेगा, ये आपका z एक्सिस है। x एक्सिस यहाँ पर ऐसा सोया हुआ है और y एक्सिस यहाँ पे ऐसा, या x एक्सिस यहाँ पर ऐसा सोया है और y एक्सिस यहाँ पे ऐसा सोया हुआ है, ये आपका z एक्सिस इसके अक्रॉस निकाल रहा है, परपेंडिकुलर वन के अक्रॉस। समझे? कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों में? दोनों थ्योरम सबको क्लियर है? हेलो मैम। बोल बच्चा। मैम 3 एक्सिस कॉन्करेंट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट मतलब दे आर इन द सेम प्लेन। यस मैम। And starting from same point. They are starting from same point. Same plane and starting from, actually plane, same plane नहीं बोल सकते, basically they are starting from same point. This is the main meaning. Same plane word नहीं बोल सकते, they are starting from same point. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्सिस ऐसा लिया है, दूसरा यहाँ है, तीसरा कहीं और है, नहीं, they should start from the same point. यस मैम। This is the real meaning. क्योंकि ये दोनों across same plane है. So basically concurrent means these three axes are starting from the same point. Is everyone clear with the two theorems? Yes. यस। Yes. ये 3D Doubts? ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते? क्या हुआ? 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगा इसका परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए? सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। IX, IY, IZ 3 डायमेंशनली चल रहा है ना बच्चा? तो यस मिस, समझा। ठीक है, ये दोनों थ्योरम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। नो मैम। नो मैम। अगर आपके पास आपका प्रिंटेड नोट्स है तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फटाफट गो थ्रू कर लो। अगर प्रिंटेड नोट्स लेके नहीं बैठे हो तो मेरा थ्योरम सामने रखा है, डायग्राम आपके पास है, फटाफट गो थ्रू कर लो, देख लो कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज मैं 2-3 प्रूफ्स है वो करवाऊंगी एंड देन वी विल स्टॉप। Mostly in the next lecture, your chapter theory will be over. Main part of the chapter is over. प्रैक्टिस सेशंस बहुत ध्यान से अटेंड करना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन में सर्कुलर मोशन के सारे डाउट्स और सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। एज इफ आपका पूरा चैप्टर ही मैं खुद से वापस डी क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज मिस मत करना प्रैक्टिस सेशंस फिजिक्स के।
कि अगर आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो आपका सर्कुलर मोशन का वो पार्ट क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम, आपके प्रैक्टिस सेशंस में। और ये पार्ट तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि यहीं पर क्लियर हो जाए। स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। ये थ्योरम सबको क्लियर है? यस मैम। यस चेंज करूँ? यस। Yes, yes. So basically it talks about the axis which is perpendicular to the plane. जो भी एक्सिस आप प्लेन को परपेंडिकुलर रखते हो उसके बारे में मोस्ट ऑफ द डिस्कशन ये करता है, इसीलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं इसको। बाकी के दोनों जो होंगे, जो भी एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी के दोनों एक्सिस के अलोंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होगा। हमने पॉइंट पी पर एक मास कंसीडर किया है, उस पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे जाने के लिए हमको एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और उस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे जाने के लिए हमको वाई एक्सिस का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। There is a homework for you people. ये दोनों थ्योरम आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना है और लर्न करके आना है। मैं प्रैक्टिस सेशन में चेक करूंगी, प्लीज प्रैक्टिस सेशन किसी भी वजह से मत छोड़ना। सर्कुलर मोशन क्लियर करना है मुझे, आपका सारे कंफ्यूजन क्लियर करने हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आपका कोई भी कंफ्यूजन बैक में रह जाए। आगे जाओ। Yeah. यस चलो ये रिंग है, ठीक है, ये डिस्टेंस आ रहा है। इसके अक्रॉस तो हमने पास किया था, सेंटर के अक्रॉस हाउ मच इट वाज? MR square. MR square R square. Let's now I am passing through the diameter. My axis is passing through the diameter. ऐसे जा रहा है। मैं क्या 24 है। कौन सा थियरम लगा सकते हो? This was passing through the center परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा। Perpendicular axis theorem. theorem and uniform है। This is uniform for sure, right? यस Yes. So what you can do? क्या करोगे बताओ? मैम वो परपेंडिकुलर वाला इधर जो डायमीटर के अक्रॉस है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, वो एक्स एक्सिस को और दूसरा एक कंसीडर किया उसको, उसका दोनों का सम रहेगा। IZ is equals to IX plus IX plus IY. यस IX IY इक्वल रहेगा। इसको I ले लेती हूँ। अभी देखो, आप IX और IY अगर दोनों को देखोगे, if you take both, ठीक है, तो ये अगर मैं x एक्सिस कंसीडर करती हूँ, if I consider this as x एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सो IZ के अक्रॉस मैंने I ले लिया है। अब ये जो मेरा x एक्सिस है, ये मेरा डायमीटर के अक्रॉस जाने वाला एक्सिस है, ठीक है। तो जो भी मेरा, चाहे मैं x एक्सिस कंसीडर करूँ या मैं डायमीटर के अक्रॉस वाला ही y एक्सिस कंसीडर करूँ, दिस वन, सिंस इट इज अ यूनिफॉर्म बॉडी, तो मैं x एक्सिस के अक्रॉस जाऊँ या y एक्सिस के अक्रॉस जाऊँ, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में सेम होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस ये आपका y एक्सिस के अक्रॉस पार्ट है ऐसा। तो मैं x एक्सिस से देखूं तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और y एक्सिस से देखूं तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? बात Yes, समझी ma'am. आपको? यस ये समझो, अगर मैंने इसको y एक्सिस ले लिया, दिस इज y डैश, ये y एक्सिस ने देखो आधे आधे में तोड़ दिया और x एक्सिस ने भी इसको आधे आधे में तोड़ा है, तो दोनों टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों टाइम पे क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मेरा ix और iy ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन y एक्सिस के अक्रॉस है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन x एक्सिस के अक्रॉस भी है। सो मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्टेंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। आर यू Same. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस समझा सबको? ये ये y एक्सिस है, आधा मास यहाँ आ गया, आधा मास यहाँ आ गया, ये भी सारे r डिस्टेंस पे है और ये भी सारे r डिस्टेंस पे है। अब अगर मैं x एक्सिस लेती हूँ, आधा मास यहाँ आ गया, आधा मास यहाँ आ गया, ये भी सारे y डिस्टेंस पे है और ये भी सारे y डिस्टेंस पे है, सॉरी r डिस्टेंस पे है। तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है कि मैंने ix और iy को सेम क्यों लिया? सोच पा रहे हो बच्चों? बोलो। यस यस सो लेट्स से ix को मैं id ले लेती हूँ कि अक्रॉस डायमीटर बात कर रहे हैं। सो I तो हमको पता है कि z एक्सिस के अक्रॉस हमने कितना कैलकुलेट किया था रिंग का, mr MR स्क्वायर। 2 times of id, therefore id is equals to mr हाफ square. MR स्क्वायर। स्क्वायर बाय 2। मतलब अगर आप डायमीटर के अक्रॉस एक्सिस पास करते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ है। Is this clear what I said? यस यस समझो सबको ix और iy को सेम क्यों लिया हमने? क्योंकि अगर ix लेते हो, दिस इज द मास, आधा मास इधर आधा मास इधर, डिस्टेंस सारे मासेस का अगर सेंटर से देखोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और वहीं पर iy के लिए लिखोगे तो ये आपका iy होगा, ये आपका y एक्सिस है, सेम वैसा ही कट रहा है, सिर्फ कटने का जो एंगल है वो चेंज हुआ है, बाकी तो जो डिवीजन हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है। ये x एक्सिस के क्रॉस वाला, ये y एक्सिस के क्रॉस वाला, ये भी देखो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में ये पाई आर और ये पाई आर, वैसे ही ये वाला एक्सिस ले लो तो 2 पाई आर में ये पाई आर और ये पाई आर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो नो मैम नो चाहिए तो ये लिख के ले लो। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं नोट्स में भेज दूंगी। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम मैम बोल बच्चा। मैम तो ऐसा आएगा ना कि अगर रिंग को डायमीटर के अक्रॉस के एक्सिस के साथ मतलब उधर से रोटेट करके छोड़ेंगे और डिस्क को छोड़ देंगे, दोनों एक ही टाइम पे Yes. नीचे आएगा ना। यस 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 दैट्स ट्रू, क्योंकि दोनों का इनर्शिया सेम होगा। Yes, ma'am. यस Yes. ट्राई Yes. मोस्टली यही ट्राई किया जाता है कि जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम हो ना, बॉडी को वहीं से चलाया जाए। यही मैं आपको सिलेंडर के टाइम पे समझा रही थी। यस मैम यस तो हम मैम लोग यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और प्रैक्टिस सेशन में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यहाँ आज का बच्चों समझा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes. यस ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स मीट इन द प्रैक्टिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम।